इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन को सीख रहे हैं। साथ ही इस इक्वेशंस के किस प्रकार की एप्लीकेशंस है हम उस पर भी विचार करेंगे और कुछ एप्लीकेशन सॉल्व भी करेंगे। आप देखिएगा, हम लोगों ने 12th क्लास में गॉस लॉ सीखा हुआ है और अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने गॉस लॉ की अनेक एप्लीकेशंस की हुई है। आपको गॉस का नियम याद है कि किसी बंद पथ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, उस निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वह 4 पाई के क्यू के तुल्य होता है। के का मान चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए हम निर्गत विद्युत फ्लक्स को सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। क्यू उस बंद पथ में कुल आवेश की मात्रा है। हम क्यू के मान को इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी अर्थात अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उस बंद पथ में कोई आयतन अल्पांश ले लिया जाए तब उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वह रो और डीबी के गुणा से दिया जाएगा। और यदि संपूर्ण बंद पथ में हमको आवेश निकालना है तो हमें इस पर आयतन का इंटीग्रल करना पड़ेगा। अर्थात वी कैन एक्सप्रेस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड विच इज एक्सप्रेस हियर एज क्यू इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो टीबी। तो इस समीकरण का जो क्यू का मान हमने रो में निकाला है, इस समीकरण को हम गॉस के नियम में रखते हैं। गॉस के नियम में रखने पर हमें समीकरण प्राप्त होती है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी बी। यह जो समीकरण प्राप्त हुई है, यह समीकरण गॉस के नियम से प्राप्त हुई है और इसमें दोनों साइड में इंटीग्रल्स हैं और इस कारण से हम इस समीकरण को इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ बोलते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ के नाम से भी आ सकता है। हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हैं और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जब हम प्रयोग करेंगे तो इस समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डी बी इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी बी। दोनों इंटीग्रल को कंबाइन किया जा सकता है, तब ये होगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट डी बी विच इज इक्वल्स टू 0। चूँकि इंटीग्रल का मान 0 है, इसलिए इंटीग्रेंट मीन्स जिसका मुझे इंटीग्रल करना है वह मान भी 0 के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर डाइवर्जेंस ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 0 और डाइवर्जेंस ई इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रो और ई एप्सिलॉन नॉट को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो यह समीकरण बन जाएगी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू रो। तो जिस प्रकार से मैंने पहले इंटीग्रल फॉर्म निकाला था, अब ये जो फॉर्म प्राप्त हो गई है यह गॉस के नियम की डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त हो गई है। तो ये समीकरण बन गई है डाइवर्जेंस डी इज इक्वल्स टू रो और इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम आगे इकाई 3rd में मैक्सवेल इक्वेशंस निकालने वाले हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस में जो पहली समीकरण निकल के आती है वह गॉस के नियम से ही निकल के आती है और उसमें हम ये समीकरण जो निकल के आई है डाइवर्जेंस डी इज इक्वल्स टू रो, गॉस का जो डिफरेंशियल फॉर्म है बेसिकली मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहलाता है। अगेन डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट और हम फर्स्ट चैप्टर में ये रिलेशंस निकाल चुके हैं। ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट बी। तो जब हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट
लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, जिसके अनुसार ये समीकरण बनती है डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो समीकरण प्राप्त हुई है, हम इस समीकरण को ही पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। यदि बंद पथ में कुल आवेश का मान 0 है तो निश्चित रूप से जो समीकरण पॉइजन समीकरण प्राप्त हुई है उसमें जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी, और उस केस में ये समीकरण बनेगा डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 0। तो फिर पॉइजन समीकरण लाप्लास समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। हमें परीक्षा में जो लाप्लास समीकरण है वह समीकरण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में इसको ड्राइव करने के लिए कहा जाता है। ये अपने पाठ्यक्रम में इसके डेरिवेशन नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा का जो पार्ट ए है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें इन 3 फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म आपको लिखना पड़ता है, इसलिए इसको याद करना है और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पॉइजन और लाप्लास समीकरण की मदद से हम कुछ एप्लीकेशंस भी हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है वह इस प्रकार से है कि क्या किसी आवेश रहित क्षेत्र में निम्न विद्युत विभव क्षेत्र संभव है। ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्र बताया गया है वो आवेश रहित है। यदि आवेश रहित है तो निश्चित रूप से लाप्लास समीकरण लागू होना चाहिए, यानी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। उस क्वेश्चन में फिर आगे कहा गया है यदि नहीं है तो आवेश घनत्व को ज्ञात कीजिए। तो जो आपको विद्युत विभव दिया गया है अगर वो है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इसका अर्थ होगा कि जो समीकरण है विद्युत विभव है उसकी एग्जिस्टेंस संभव है। और यदि नहीं है तो निश्चित रूप से फिर पॉइजन समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। डेल स्क्वायर फाई को माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट के तुल्य करके फिर हम चार्ज डेंसिटी का मान निकाल लेंगे। हम पॉइजन और लाप्लास समीकरण की कुछ एप्लीकेशंस भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 समांतर प्लेट दिखाई हैं जिसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से दिखा रखे हैं। जेड अक्ष के अनुदिश है, जेड बराबर 0 है तब फाई बराबर फाई 1 है, जेड बराबर डी है तब फाई बराबर फाई 2 है। और इस केस में हम दोनों प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, जो पोटेंशियल का वेरिएबल है वो जेड अक्ष के अनुदिश है, इसलिए जो पॉइजन समीकरण है उसके हिसाब से डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इस समीकरण को इंटीग्रल करके फाई का मान निकाल सकते हैं, और फाई का जो मान निकाला गया है वह फाई का मान प्राप्त हो गया है माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 जेड प्लस C2। यह समीकरण से हम फाई का मान निकाल लिए हैं। अब जो इसमें बाउंड्री कंडीशंस है जो थी, जेड बराबर 0 रखें तो फाई का मान फाई 1 आएगा, जेड बराबर डी रखें तो फाई का मान फाई 2 होगा। तो पहले हम जेड का मान 0 रखते हैं तो फाई का मान फाई 1 हो जाएगा, और उस केस में इस समीकरण से हमको जो समीकरण प्राप्त होता है वह होता है फाई 1 इज इक्वल्स टू C2। अब हम जेड बराबर डी रख सकते हैं। जब जेड बराबर डी रखेंगे तो हमें ये समीकरण फाई 2 की प्राप्त होगी, और इस समीकरण से हम C1 का मान निकाल सकते हैं। हमने बाउंड्री कंडीशंस का प्रयोग करके C1 और C2 के मान निकाल लिए हैं। तो जो विभव की समीकरण है उस विभव की समीकरण में हम C1 और C2 के मान रख दें। C1 और C2 के मान रखने पर हमको विभव का जो समीकरण प्राप्त होता है वह इस प्रकार से प्राप्त है, रो जेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जेड प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 जेड बाई डी प्लस फाई 1। अर्थात दोनों समांतर प्लेटों के मध्य में हमने विभव का मान निकाल लिया है। अब हम इन दोनों समांतर प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ज्ञात कर सकते हैं। जो तीव्रता हम ज्ञात करेंगे तो उसका जो मान निकल के आता है वह होगा ई जेड, क्योंकि जेड कंपोनेंट है इफेक्टिव, माइनस जेड डी डी जेड ऑफ फाई। और इस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात कर लिया है। आप देख रहे हैं जो समीकरण से निकल के आया है कि प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो परिवर्तन है वह परिवर्तन लीनियर है। तो ये जो एप्लीकेशंस हमने सॉल्व की है यह सॉल्यूशंस हम पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन से ही कर सकते हैं। तो पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन से किस प्रकार से
ये समीकरण ड्राइव की जाएगी और क्या इसकी एप्लीकेशन निकाली जाएगी, परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इसका अभ्यास करें।